नमस्कार। हम लोग पीटी के क्लास में उपयोगी मध्यकाल के प्रशासन की व्यवस्था को लेकर एक डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे। इसमें डिटेल पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए पढ़ा जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहा है और क्वेश्चन बेसिक लेवल पे पूछा जाता है। बहुत डिटेल पढ़ने लगिएगा तो समय भी जाएगा और इनपुट आउटपुट रेशियो ठीक नहीं बनेगा। तो हम लोग बेसिक लेवल पर चलकर देखें कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, इसके बाद इसमें आता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, तब विजयनगर और फिर मराठा। इन चारों के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश बनती। दिल्ली सल्तनत की बात यदि करें तो इसका मतलब हुआ दिल्ली को केंद्र में रखते हुए हिंदुस्तान के बड़े प्रदेश में अपने साम्राज्य का निर्माण करने वाला वो राजा जो सुल्तान का टाइटल रखता था। इसीलिए इसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के सिस्टम में सुल्तान हेड ऑफ द स्टेट था, हेड ऑफ द स्टेट था। सुल्तान के बाद आप देखोगे कि एक दूसरा अथॉरिटी मिलेगा जिसके साथ इसके संबंध को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, वो है खलीफा। खलीफा के बाद जो अगला अथॉरिटी मिलेगा जिसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह है उलेमा। उलेमा के बाद फिर तीसरा जिसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह है अमीर। अमीर के बाद चौथा है आवाम। इनको लेकर सुल्तान की क्या पॉलिसी थी, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी मैं इस सब को मिटा देता हूं, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। फिर हमें यह देखना होगा कि सुल्तान सुल्तान का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सुल्तान का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कैपिटल में बैठा हुआ सुल्तान किन मंत्रियों के सहयोग से, किन विभागों के सहयोग से शासन का संचालन करता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक वर्ड आता है दीवान ए रिसालत, सॉरी माफ, मजलिस ए खलबत, मजलिस ए खलवत, इसे आप मंत्रिमंडल कह सकते हैं। इस मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन लोग थे ये देखना होगा। फिर आपके सामने में अगला पार्ट आता है साम्राज्य का क्षेत्रीय विभाजन एवं उनका शासन। जैसे भारत एक देश है तो भारत को दिल्ली रूपी उसके कैपिटल से रूल किया जाता है, लेकिन दिल्ली में जो केंद्र की सरकार बैठी हुई है उनके अलावे भी हमने कई सारे प्रांत बना के रखा है ताकि भारत के अंदर बेहतर शासन चल सके। तो इसी ख्याल से देखेंगे कि प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल तीनों ही दौरों में हिंदुस्तान के केंद्रीय कैपिटल के अलावे भी और कई सारे राजनीतिक विभाजन हुए थे जहां शासन की व्यवस्था बहाल की गई थी।
वो सब के सब केंद्र में बैठी हुई सत्ता के अधीन होते थे। आज का सिस्टम और उस समय के सिस्टम में आपको ये डिफरेंस नजर आएगा कि आज के सिस्टम में क्या है कि मालिक तो जनता है। तो ऐसे में जनता ने ही प्रांत में सरकार चुना है, जनता ने ही केंद्र सरकार चुना है, और जनता ने एक ही साथ केंद्र में और प्रांत में दो अलग अलग दलों की सरकार बना दिया है। जनता की मर्जी, उनको लगता है कि प्रांतीय स्तर पर तुम ठीक हो, केंद्रीय स्तर पर तुम ठीक हो, तो जनता कर सकती है। लेकिन राजतंत्र में तो राजा ही सर्वसर्वा होते थे, और वो अपनी समझ और विवेक के मुताबिक अपने मन से किसी एक व्यक्ति को क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक दायित्व सौंप देते थे। लेकिन यह बात तय है कि क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक दायित्व का निधान करना पड़ता था, तभी शासन ठीक से चल सकता था, क्योंकि केंद्र के कैपिटल में बैठकर पूरे के पूरे बड़े साम्राज्य को गवर्न करना इम्पॉसिबल था। तो अब देखो कि साम्राज्य का क्षेत्रीय विभाजन कैसा था। इसके बाद फिर स्थानीय शासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, स्थानीय शासन कैसा था, यह देखना होता है। इसके बाद फिर एक मामला रहता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कर की प्रणाली कैसी थी। इतनी बातों को देख लेते हैं तो हम समझिए कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन समझ गए। अब सुल्तान और खलीफा के संबंध पर विचार करते हैं। खलीफा कौन होते थे? पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद उनके जगह पर किसी दूसरे पैगंबर के आने का द्वार बंद हो गया था, और कहा गया था कि उनका उत्तराधिकारी वो होगा जो खुदा के द्वारा दी गई किताब कुरान और खुदा के पैगंबर के द्वारा बताई गई शिक्षा, जिसका संकलन हुआ है हदीस में, इन दोनों के रास्ते पर मुसलमानों को चलाए और चलने के दौर में उनका मार्गदर्शन करे, उनका नेतृत्व। इसी उत्तराधिकारी के लिए अरबी भाषा का शब्द है खलीफा। तो पैगंबर के बाद कोई एक व्यक्ति खलीफा बनेगा, और वही समस्त मुसलमानों का सर्वोपरि लीडर होगा, धार्मिक भी और धर्मेतर भी। एक के बाद एक खलीफा आते गए। बाद में क्या हुआ कि इन सब के दौर में इस्लाम मानने वाले लोगों का दायरा बहुत बड़ा हो गया, और खलीफा ही चूंकि इनका सर्वोपरि लीडर था, तो वही उनका राजनीतिक लीडर भी होता था, और राजनीतिक लीडर के अधीन व्यापक क्षेत्र आ गया, और उस सभी क्षेत्रों के ऊपर शासन चलाने में उनको कामयाबी नहीं मिली। कई सारे क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर के राजा उभरने लगे, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, और वो खलीफा से टकराने लगे, खलीफा के हुक्म की अवहेलना करने लगे। खलीफा के पास में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी 10वीं शताब्दी तक आते आते कि वो हुक्म की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सके। नतीजा यह निकल कर आता है कि मुसलमानों की वो राजनीतिक एकता बिखरने लगी, अलग अलग क्षेत्रों में सुल्तान बन गए। इससे मुसलमान बंधुत्व की जो भावना थी, जिसकी संकल्पना इस्लाम में की गई थी, उसके टूट जाने का खतरा उपजा। इसके टूट जाने के खतरा के कारण इसके समाधान का उपाय यह निकाला गया कि मुसलमान को हमें एक धार्मिक नेता के अधीन रखने का प्रयास करना चाहिए, और वह नेता खलीफा है। अलग अलग क्षेत्रों में सुल्तानों को, यानी शासकों को उभरने दो, उन्हें अपने इलाके का शासन करने दो, लेकिन उनको आधिकारिक रूप से यह कहना होगा कि वो खलीफा के अधीन है। भले वो खलीफा के प्रैक्टिकली अधीन ना हो, लेकिन थियोरेटिकली वो ये बताएंगे कि वो खलीफा के अधीन। इस तरीके से एक ऐसी बात शुरू होती है कि जिसके तहत सांकेतिक स्तर पर कौन है स्वामी, तो खलीफा। व्यवहारिक स्तर पर खलीफा से ये
कुछ भी नहीं पूछते कि कहाँ विस्तार करें न करें, किससे संधि करें, किससे युद्ध करें। खलीफा को ये कर नहीं देते, खलीफा इनके शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल तरीके से खलीफा को अपना स्वामी बताते हैं और अपने को खलीफा का दाहिना हाथ बताते हैं। तो एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप है जिसके आधार पर कोई भी सुल्तान अपने इलाके में रहने वाले मुसलमान आवाम को यानी प्रजा को यह बता सके कि मैं इस्लाम विरोधी नहीं हूं, मैं भी इस्लाम के बंधुत्व और इस्लाम के खलीफा के नेतृत्व वाली एकता के भाव का समर्थक और अनुयायी हूं, ताकि मुसलमानों के मन में इनके प्रति कोई गुस्सा न रहे। यही कहानी है। तो आप देखोगे कि हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई तो खलीफा के साथ में सुल्तानों के संबंधों के ऊपर क्या पॉलिसी अपनाया जाना है की चर्चा शुरू हुई। सल्तनत काल में देखोगे कि जो प्रमुख सुल्तान हैं उनमें इल्तुतमिश पहला सुल्तान है जो खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। बेसिकली गोरी भारत को जीत ही रहा था, उसी क्रम में उसकी मृत्यु हो गई, उसे खलीफा के पास जाने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद में ऐबक सुल्तान बना, सुल्तान ऐबक बना है 1206 ईस्वी में, 1210 में उसकी मृत्यु हो गई और 1206 से लेकर 1210 के बीच में भी अधिकांश समय उसे राजनीतिक पेचीदगियों से निपटने में ही लग गया। तो ही टू कुडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू खलीफा। और आप समझ सकते हो कि उस दौर में कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा फास्ट एंड नहीं किया जा सकता था कि आप 4 वर्षों के अंतराल में दुनिया भर की बातें कर लेंगे। तो यहाँ पर इल्तुतमिश पहला सुल्तान है जिसको मौका था और उसने खलीफा से खिलत लिया। इल्तुतमिश के बाद के काल में आपको यह अंदाजा लगेगा कि इस संदर्भ में एक बड़ा उल्लेखनीय नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का नाम क्यों उल्लेखनीय है? तो इसलिए क्योंकि वह अपने सिक्के पर खलीफा का नाम नहीं खुदवाया। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहता था कि मैं खलीफा का दाहिना हाथ हूं, लेकिन खलीफा का नाम नहीं बता रहा है, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो किसी जीवित व्यक्ति का नाम अपने ऊपर नहीं रखना चाहता है। बहुत पावरफुल आदमी था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। 5 लाख की सेना थी उसके पास, बड़ा साम्राज्य था, बहुत एम्बिशियस भी था। तो वह खलीफा के नाम को हटा दिया, हालांकि खलीफा का पद नाम जिंदा रहा कि आई एम द सबऑर्डिनेट ऑफ खलीफा। उसके बाद फिर देखोगे कि इसका बेटा है जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन यहां से आ सकता है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये दावा कर रहा था कि वो खुद खलीफा है। जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। तो इस तरीके से आपको यह एक बड़ा डेविएशन नजर आएगा। फिर आप देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक एक आगे का महत्वपूर्ण राजा है जो अपने शासन के अंतिम दौर में खलीफा से शासनादेश लिया, खिल्लत बोलते हैं उसको।